हाय गाइस। सो लास्ट क्लास में हमने बात की थी कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट के बारे में, जिसमें हमने कई तरह के एक्ट्स के बारे में, अधिनियम के बारे में, कानूनों के बारे में बात की थी। मैं केवल उनको नरेटेट कर लेता हूं, उसके बाद की जो हमारी क्लास है आज उसे हम कंटिन्यू करेंगे। फिलहाल पहले हमने बात की थी रेगुलेटिंग एक्ट की, और रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773। दूसरी हमने बात की थी रिफॉर्मिंग एक्ट ऑफ 1781। रिफॉर्मिंग एक्ट ऑफ 1781 1773 के अधिनियम के बाद 1781 का सुधार अधिनियम। तीसरी चीज के लिए हमने बात की थी पिट्स इंडिया एक्ट ऑफ 1784, 1784 का पिट्स इंडिया एक्ट। उसके बाद हमारी चर्चा रही रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1786, 1786 का रेगुलेटिंग एक्ट। अब यहां पर हमने कई तरह के कानूनी व्यवस्थाओं की बात की थी जो ब्रिटिश सरकार द्वारा लॉन्च किया गया था, या ब्रिटिश सरकार ने भारत में नए कानूनों की व्यवस्थाओं को स्थापित किया था। अब यहां पर आते आते हमने बात की थी कि ये वो कानून थे जो ब्रिटिश कंपनी को ब्रिटिश अधिकारी के रूप में यहां पर भेजे गए, या यूं कहें कि ब्रिटिश की कंपनी जो लंदन में ट्रेड को कंट्रोल करती है और यहां पर उनके अधिकारी जो गवर्नरशिप के रूप में यहां काम कर रहे हैं, और ब्रिटिश कंपनी जो यहां एडमिनिस्ट्रेशन को देख रही है, उन सबको यहां पर कानून व्यवस्था भेजी जा रही है। लेकिन नाउ अब थोड़ा बदलाव है। यहां पर स्टार्ट होते हैं चार्टर एक्ट। सो चार्टर एक्ट ऑफ 1793, 1793 का चार्टर अधिनियम। उसके 20 साल बाद अगेन चार्टर एक्ट ऑफ 1813, 1813 का चार्टर अधिनियम। फिर 20 साल बाद चार्टर अधिनियम 1833 का, और लास्टली चार्टर अधिनियम 1858 का। सो लास्ट क्लासेस में हमने इन कानून के बारे में बात की थी, इसमें इंपॉर्टेंट की डिस्कशन भी की थी। आई होप आपने वो सब चीज लिख ली होंगे। अगर आपने लास्ट क्लास नहीं देखी है तो आप पिछले सेशन की वीडियोस को देख सकते हैं, और उसके थ्रू से आप जान सकते हैं कि हमने किन किन बातों पर चर्चा की थी। ना यहां से 1857 की क्रांति ने एक बड़ा बदलाव दे दिया। सो 1815 सिविल रिवोल्ट ने ब्रिटिश सरकार को मजबूर कर दिया कि वो ब्रिटिश कंपनी के अधिकारों को तुरंत इमीडिएटली अपने अधिकारों पर रख ले और ब्रिटिश सरकार का शासन भारत में स्टार्ट हो जाए। तो यहां से प्रॉपर्ली अब चेंजेस स्टार्ट हो गए हैं। ब्रिटिश कंपनी जो इससे पहले ट्रेड के रूप में, व्यापार के रूप में आई थी, आपने पढ़ा होगा 1600 से लेकर 1757 तक ब्रिटिश में भारत में जो रूप दिखाया उसे हम मर्केंटाइल एज कहते हैं। लेकिन यहां से स्टार्ट होता है उनका कॉलोनाइजेशन फॉर्मेट, उपनिवेशवाद, जहां उन्होंने नई नई चीजों को स्थापना करनी शुरू करी, एम्पायर को स्टैब्लिश करना शुरू कर दिया। अब यहां पर एक कानून आया 1858, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट, भारत सरकार अधिनियम। डू रिमेंबर, भारत सरकार अधिनियम 3 है, 1858 का है। उसके बाद 1919 का गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट, भारत सरकार अधिनियम है, और उसके बाद हमारा है 1935 का गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट, भारत सरकार अधिनियम 1935 अगेन। ना डू रिमेंबर, भारत सरकार अधिनियम की बात जब भी की जाएगी तो उस समय उसका मतलब इस बात से है कि भारत में नई शासन पद्धति को, न्यू कॉन्स्टिट्यूशनल सिस्टम को स्टैब्लिश किया गया। हम यहां देख सकते हैं कि यहां पर डिफरेंट तरह की व्यवस्थाओं को स्थापित किया गया है, नए नए कानून व्यवस्थाओं को स्थापित करके यहां पर पॉलिटिकल सिस्टम को स्टैब्लिश किया जा रहा है। नए चेंज ओवर में हम ये भी ध्यान रखेंगे कि किस तरह से ये व्यवस्थाओं को आगे बढ़ाया जाएगा। अब यहां पर जो कंपनी थी, या यूं कहें ये जो कानूनी व्यवस्था है, ये ब्रिटिश अधिकारियों द्वारा अपने, या ब्रिटिश कंपनी द्वारा अपने अधिकारियों को कहा जा रहा था। इस कानून व्यवस्था के तहत ब्रिटिश गवर्नमेंट कंपनी को आदेश दे रही थी, और 1858 से स्टार्ट हो जाता है ब्रिटिश सरकार का पूरा नियंत्रण। 1857 की क्रांति के बाद 1858 के साथ ही भारत सरकार अधिनियम जब स्थापित किया गया तो पूरा का पूरा कॉन्स्टिट्यूशनल सिस्टम को बदल दिया गया। इस सिस्टम व्यवस्था में नए शासन पद्धति की बात हुई। हमने बात की थी गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया को अब बदलकर वायसराय ऑफ इंडिया कहा जाने लगा।
लॉर्ड कैनिंग वॉज द फर्स्ट पर्सन जिन्हें इस पद पर बिठाया गया। 15 सदस्यों की 15 सदस्यों की एक बॉडी बनाएगी, भारत के शासन की देखरेख करेगा, तो उसे हम कहते हैं इंडियन काउंसिल, भारतीय परिषद। 15 सदस्यों की ये सरकार या ये परिषद ही भारत की व्यवस्थाओं की देखरेख करेगी। इससे पहले यहां पर जो व्यवस्था स्टार्ट हुई थी, जो 1773 में स्टार्ट हुई थी, गवर्नर इन काउंसिल के नाम से। आपको याद होगा पिछली क्लास में हमने बात की थी 4 सदस्यों के बारे में। लॉर्ड वॉरेन हेस्टिंग के साथ जो 4 लोग जोड़े गए थे, फिलिप फ्रांसिस, बोरवेल, मॉनसेन एंड क्लेवरिंग। वो व्यवस्था आगे बढ़ती गई 1813 में ये सारी व्यवस्थाएं बंद की गई और 33 में जाकर लॉर्ड मैकॉले को शामिल किया गया। इसकी चर्चा हमने लास्ट क्लास में की थी। पूरी डिटेल के लिए आप लास्ट वीडियो देख सकते हैं, जहां पर हमने इनके बारे में डिटेल में डिस्कस किया है। उसके बाद व्यवस्थाएं को आगे बढ़ाया गया। यहां पर हम एक चीज मिस्टेक कर रहे हैं, 1853 को हम देखेंगे, उसके बाद ये व्यवस्था बदली। नाउ यहां पर गवर्नर के पद को हटा दिया गया, जो सिस्टम भारत में चल रहा था उसे बंद किया गया और एक भारतीय परिषद का निर्माण किया गया जो उसकी देखरेख करेगी। अब सरकार यहीं चलेगी। इसके बाद जो भी कानून आएंगे वो सब इस परिषद के विषय में आएंगे। सो इंडियन काउंसिल एक्ट 1861, तो अगला कानून है 1861 का कानून। अब अभी सरकार बनी थी और अभी बदलाव की बात उठी। 1857 की क्रांति ने ब्रिटिश सरकार को आनन फानन में एक जल्दबाजी में कानून लाने के लिए मजबूर कर दिया। इस कानून ने भारत में बिगड़ती हुई व्यवस्था को संभालने का काम किया। ब्रिटिश शासन की व्यवस्था जो विरोधाभास में जन्म ले चुकी थी और भारत में एक अलग अलग जगह पे क्रांति पैदा हो रही थी, उसके लिए जरूरी हो गया था कि ब्रिटिश सरकार अपना शासन अपने नियंत्रण पर ले। 1857 की क्रांति के साथ तुरंत अधिकारों को नियंत्रित किया गया, लेकिन अब जरूरी था कि सिस्टमेटाइज रूप में भारत की व्यवस्थाओं को बनाया जाए। सो 1861 में भारतीय परिषद अधिनियम 1861 लाया गया। इसके तहत हाईकोर्ट एक्ट की बात की गई, हाईकोर्ट एक्ट, जिसके तहत नए हाईकोर्ट्स की स्थापना की गई बॉम्बे, मद्रास और कोलकाता में, और उनका स्टैब्लिश कर उसे आगे बढ़ाया गया। इसके बाद रॉयल एक्ट ऑफ 1876, 1876 का शाही अधिनियम, दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। 1876 के शाही अधिनियम को इसलिए इंपॉर्टेंट माना गया क्योंकि इस कानून के तहत ब्रिटिश महारानी विक्टोरिया सेकंड को भारत की साम्राज्ञी घोषित किया गया। 26 अप्रैल 1876 क्वीन विक्टोरिया ने भारत की केसरे हिंद की उपाधि ली और भारत की अपने आप को स्थापित किया और महारानी के रूप में स्थापित हो गई। उसके बाद कानून में फिर बदलाव आया। इंडियन काउंसिल एक्ट 1892 इंट्रोड्यूस किया गया। जो परिषद की स्थापना 1858 में की गई थी, उसमें सदस्यों की संख्याओं को बढ़ाया गया। अब यहां पर एक बड़ा और बदलाव आया। एक कानून है जो यहां मेंशन नहीं है, मैं इसको इधर रख लेता हूं। 1909 का इंडियन काउंसिल एक्ट, इंडियन काउंसिल एक्ट। 1909 का भारतीय परिषद अधिनियम भारतीय व्यवस्थाओं में या भारतीय संवैधानिक तौर पर सबसे महत्वपूर्ण माना जाता है। इस कानून के साथ ही ब्रिटिश सरकार ने डिवाइड एंड रूल की पॉलिसी का पालन किया। लॉर्ड कर्जन की द्वारा जो बंगाल का पार्टीशन हुआ 1905 के बाद 5 में, और उसके बाद धीरे धीरे हिंदू मुस्लिम के बीच में जो मतभेद पैदा करने की कोशिश की गई ब्रिटिश सरकार द्वारा, 1907 के दौरान कांग्रेस का विघटन भी हुआ, स्प्लिट इन कांग्रेस, जिसे आप सूरत स्प्लिट के नाम से भी जानते हैं। उन सब के बाद ब्रिटिश सरकार ने राजनीतिक तौर पर पॉलिटिकल फॉर्म पर 1909 इंडियन काउंसिल एक्ट को इंट्रोड्यूस किया। इस कानून के तहत सेपरेट इलेक्टोरल सिस्टम, पृथक निर्वाचन पद्धति, अलग अलग व्यवस्था के रूप में चुनाव कर गया। भारत में अब पृथक निर्वाचन मंडल या सेपरेट इलेक्टोरल सिस्टम को इंट्रोड्यूस किया गया। मुस्लिमों के लिए अलग प्रतिनिधित्व की बात की गई। इसके बाद भारत सरकार अधिनियम को 1919 को शामिल किया गया। अब यहां पर क्या बात है, ये बहुत इंपॉर्टेंट डिस्कशन है, तो इस डिस्कशन को हम थोड़ा सा और डिटेल में पढ़ेंगे। तब तक आप इस चीज को नोटिफाई कर लीजिएगा, बहुत जरूरी है, जो आप हमारे लिए आगे पॉइंट होंगे। ठीक है, अब हम बात करेंगे इसके आगे के हिस्से की, जिसमें हम बात करते हैं 1919 के अधिनियम
और 1935 के अधिनियम के बाद। इस बीच में क्या क्या घटा, क्या जरूरी था कि 1919 का अधिनियम और 1935 का अधिनियम आया। डू रिमेंबर, भारत सरकार अधिनियम जब भी इंट्रोड्यूस किया जाता है, इसका मतलब है एक नए शासन का निर्माण या एक नए शासन व्यवस्था का निर्माण। अगर हम इसे इजी अंडरस्टैंडिंग में समझे तो इसका मतलब हल्के तौर पे है नए संविधान का निर्माण। तो बेसिकली हम अंडरस्टैंड कर सकते हैं कि ब्रिटिश सरकार ने दोबारा कॉन्स्टिट्यूशन लिखा, दोबारा कॉन्स्टिट्यूशन लिखा, दोबारा कॉन्स्टिट्यूशन लिखा। लेकिन जब हम यहां बात करते हैं इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, तो ये कॉन्स्टिट्यूशन में चेंजेस की बात करता है। इट्स जस्ट लाइक कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट। तो भारत सरकार अधिनियम में ही बदलाव किए जा रहे थे। जो कानून यहां बना था उसी कानून में नई चीजें जोड़ी जा रही थी। फिर नया कानून पैदा कर दिया गया और फिर बाद में एक नया कानून पैदा कर दिया गया। तो ये चीजों को अंडरस्टैंड करना बहुत जरूरी है, इसे आप पॉइंट करेंगे। हम आगे बढ़ते हैं इसके बाद। सो नाउ वी नीड टू सी कि तीन जो बड़े कानून व्यवस्थाओं का निर्माण हुआ, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट of 1919 and Government of India Act 1935। सो ये तीन तरह के कानून हैं, या यूं कहें तीन तरह के संविधान। ब्रिटिश सरकार ने, इसको कोई कॉन्स्टिट्यूशन टर्म नहीं मिला क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन का भी यूटिलाइजेशन नहीं हो रहा था। ब्रिटिश सरकार के पास आज भी अनरिटन फॉर्मेट कॉन्स्टिट्यूशन है, तो कॉन्स्टिट्यूशन वैल्यूज को वहां अभी तक यूटिलाइजेशन में नहीं लाया गया। लेकिन वो कानूनी तौर पे जो इंट्रोड्यूशन होते हैं वो कॉन्स्टिट्यूशनल फॉर्म है। बेसिकली ये तीन तरह के फॉर्मेट यहां डेवलप हो रहे हैं। लेकिन ये है क्या? बेसिकली स्टैब्लिशमेंट ऑफ न्यू फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, नए रूप की सरकार या सरकार के नए रूप की स्थापना। तो यहां पर तीन अलग अलग चीजें, और हम ये अंडरस्टैंड करेंगे कि कैसे कैसे तीन तरह की सरकारें डेवलप हुई। यहां तक तो हम बात जानते हैं कि 1857 की क्रांति आई थी। 1857 की क्रांति ने भारत की स्थिति को बदल दिया था। तो नया सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट क्या था? यहां से कंपनी को पूरी तरह से समाप्त कर दिया गया और अब भारत में केवल ब्रिटिश सरकार का शासन चालू होगा। अब यहां पर जो व्यवस्था थी, यहां एक वायसराय है जो भारत में अपने शासन को स्थापित करके बैठे हैं, जिनके अधीन है इंडियन काउंसिल, जो शुरुआत में 15 सदस्यों की और बाद में इसकी सदस्य संख्या को धीरे धीरे बढ़ाया गया, जो 12 से 15 तक 16 के बीच में भी होती थी, फिर उसे 60 तक पहुंचाया गया, फिर संख्याओं को और तेजी से आगे बढ़ाया गया। इस बीच हमने बात करी कुछ और कानून आए थे, लेकिन अब यहां पर जो है, जो मेजर एक कानून है जिसकी चर्चा हम बात कर रहे हैं 1909 के कानून की, 1909 इंडियन काउंसिल एक्ट, भारतीय परिषद अधिनियम। अब इन 1909 एक्ट में हमने बात की थी डिवाइड एंड रूल पॉलिसी की। ब्रिटिश सरकार ने जो इंट्रोडक्शन दिया था, बांटो और शासन करो। 1905 के बंगाल विभाजन जो लॉर्ड कर्जन द्वारा किया गया था। उसके बाद 1907 का कांग्रेस का डिवीजन और बिखर जाना। 1906 में या 1906 में मुस्लिम लीग की स्थापना करके दो राजनीतिक विचारधाराओं का निर्माण होना। इस तरह से भारत में डिवाइड एंड रूल को स्टैब्लिश किया जा रहा था। अब इसी बीच एक बड़ा चेंज आ रहा था, दैट वाज द बिगेस्ट चेंज इन बिटवीन 1914 से 1918 के बीच में फर्स्ट वर्ल्ड वॉर। पहले विश्व युद्ध की वजह से जो भारत की स्थितियां बदल चुकी थी और भारत में कई तरह के रेवोल्यूशनरी फाइट्स हो रहे थे। 1914 में ही भारत में रेवोल्यूशन को जब तेजी से हवा मिलनी शुरू हुई तो ब्रिटिश सरकार ने इसे नियंत्रण करने की बात की। इंडिया में एक नया डिमांड स्टार्ट होने लगा था कि दे वांटेड टू हैव अ न्यू फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। उन्हें भी ब्रिटिश सरकार में भागीदारी मिले। कांग्रेस हैड अ ग्रेट डिमांड ऑन दैट। और इससे पहले ही 1917 में एक नई रिपोर्ट की बात शुरू हुई। 1917 के मॉन्टेग्यू डिक्लेरेशन ने जन्म दिया 1919 के अधिनियम को। 1917 में एक कानून आया था, मॉन्टेग्यू डिक्लेरेशन, या उनकी घोषणा थी। और मॉन्टेग्यू डिक्लेरेशन के बाद ही इस कानून का निर्माण हुआ। अभी तक जो यहां पर कानून है, इस चीज को पूरे ध्यान से समझिएगा, क्योंकि ये तीन तरह के गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट है, या यूं कहें तीन तरह के न्यू फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। यहां पर जो कानूनी व्यवस्था है ये पूरी की पूरी यूनिटरी बेस्ड है। यूनिटरी सिस्टम, यूनिटरी सिस्टम का मतलब होता है एकात्मक व्यवस्था। एकात्मक व्यवस्था
यानी कि पूरे के पूरे देश में एक सरकार का होना। भारत में कई तरह की प्रोविंस थे लेकिन सरकार केवल एक थी केंद्र में, दैट इज वाइसराय एंड अंडर दी इनके गाइडेंस में इंडियन काउंसिल। भारतीय परिषद ही भारत की शासन व्यवस्था को देख रही है। बट यहां पर आते आते 1919 तक हमारी डिमांड हो गई थी कि भारत में कई तरह के अलग अलग प्रांत हैं, डिफरेंट प्रोविंसेस है। बंगाल की समस्या अलग है, मद्रास की समस्या अलग है, और इसके अलावा कोलकाता बंगाल की समस्या अलग है, बॉम्बे की समस्या अलग अलग है। ऐसी स्थिति में नॉर्थ और साउथ के डिफरेंसेस, ईस्ट और वेस्ट के डिफरेंसेस ऐसे थे। सो डाइवर्सिफाइड नेशन, भारत एक ऐसी विभिन्नता से भरा हुआ राष्ट्र था जहां पर केवल एक सरकार नहीं चलाई जा सकती, या यूं कहें एक ही गवर्नमेंट पूरे भारत का नियंत्रण नहीं कर सकता। एवरी पीपल हैज अ डिफरेंट डिमांड्स। सो यहां पर डिमांड हो गई थी लोकल गवर्नमेंट की, स्थानीय सरकारों की, स्टेट गवर्नमेंट की, प्रोविंशियल गवर्नमेंट्स की। तो यहां पर वो डिमांड इतनी शुरू हुई। 1906 में ही स्वराज की मांग स्टार्ट हो गई थी। आप हिस्ट्री पढ़ेंगे वहां डिफाइन आपको मिल जाएगा। द डिमांड ऑफ स्वराज वाज स्टार्टेड इन 1906, पर्टिकुलरली 1903, जब बाल गंगाधर तिलक ने स्वराज इज माय बर्थ राइट एंड आई शैल हैव इट, स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेके रहूंगा। तो स्वराज की मांगे तेजी से बढ़नी शुरू हुई थी। इन बिटवीन मोस्ट इंपॉर्टेंट यू डू नो 1916 के दौरान ही होम रूल मूवमेंट आ गया था, स्वराज आंदोलन, जो प्रोमिनेंटली बीजी तिलक और एनी बेसेंट का था। अब भारत में बेसिकली स्वराज की मांग उठ रही है। स्वराज, व्हाट इज स्वराज? स्वराज क्या है? सरल शब्दों में क्या है? अपना राज। तो अपना राज तो है, यहां चल रहा है, लेकिन इंडियंस का पूरा इन्वॉल्वमेंट नहीं है। ऐसे में अपने शासन की मांग उठ रही है। भारत ने या भारतीयों ने उस समय ब्रिटिश सरकार को कहा कि वो पूरे देश में नियंत्रण करना चाहते तो करें, लेकिन उन्हें अपने राज्य की समस्याओं का नियंत्रण करने का अधिकार मिले। ऐसे में ब्रिटिश सरकार ने स्वराज की बातों को ध्यान में रख के दो तरह की सरकारों का निर्माण हुआ। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट ने, ध्यान से सुने, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट ने एक नई व्यवस्था का जन्म दिया और यहां पर दो गवर्नमेंट का निर्माण हुआ, सेंट्रल गवर्नमेंट और प्रोविंशियल गवर्नमेंट। तो प्रोविंसेस स्टार्ट किए गए, प्रोविंशियल गवर्नमेंट्स, असेंबलीज, इनका निर्माण किया गया। सेंट्रल गवर्नमेंट, प्रोविंशियल गवर्नमेंट। सेंट्रल गवर्नमेंट पूरी तरह से ब्रिटिश कंट्रोल पे रहेगी, पूरी की पूरी तरह से ब्रिटिश सरकार इसके नियंत्रण को ध्यान में रखेगी। प्रोविंशियल गवर्नमेंट इंडियंस को सौंपी गई, इंडियंस। लेकिन यहां पर थोड़ा सा धोखेबाजी हो गई। ब्रिटिश सरकार ने भारत के साथ पूरा की पूरा नियंत्रण नहीं दिया। जैसे आज हमारे पास स्टेट गवर्नमेंट है वैसी सरकार नहीं दी, प्रोविंशियल गवर्नमेंट दिया। यहां पर पावर को बांटा गया दो भागों में, आधा काम ब्रिटिश सरकार के पास रहेगा और आधा इंडियंस के पास। तो जो इंपॉर्टेंट पार्ट है, एडमिनिस्ट्रेशन के पार्ट है, वो तो भारत सरकार ने आपको इंडियंस को दिए गए, लेकिन पावर ब्रिटिश सरकार के पास रही। कैसे? जैसे कि ब्रिटिश सरकार ने भारतीयों को कहा कि आप एडमिनिस्ट्रेशन तो कर सकते हैं लेकिन पुलिस आपके पास नहीं होगी, आप बजट तो बना सकते हैं लेकिन फाइनेंस आपके पास नहीं होगा। तो पावर को डिवाइड कर दिया। अब ये स्ट्रक्चर कैसा है आप इसे अंडरस्टैंड कर सकते हैं, जैसे आज हमारी यूनियन टेरिटरीज है, लाइक दिल्ली, चंडीगढ़ एंड अदर्स। तो दिल्ली सरकार चलाती तो है, दिल्ली सरकार चलाती तो है लेकिन पुलिस केंद्र के पास है। दिल्ली सरकार बजट तो बनाती है लेकिन पैसा केंद्र से आता है। तो ऐसी स्थिति की व्यवस्था, जिसे प्रोविंशियल फॉर्मेट ऑफ गवर्नमेंट या यूनिटरी के अंडर डिवीजन की बात करते हैं, डायरकी गवर्नमेंट, डुअल गवर्नमेंटशिप, द्वैत शासन की शुरुआत हुई। तो वहां पर क्या था? हमने मांगा स्वराज, हमें मिला आधा राज। वी डिमांडेड स्वराज बट वी हैव बीन गिवन हाफ रूल। सो उस समय इसका विरोध हुआ। आप इसे प्रॉपर्ली देखिए, हमारे केजरीवाल भी इस बात में लड़े हुए हैं। सरकार तो वो चला रहे हैं लेकिन केंद्र के पास पुलिस। केजरीवाल बजट तो बनाते लेकिन केंद्र पैसा देता है या नहीं देता, केंद्र पर निर्भर। ऐसे में केजरीवाल की डिमांड क्या है? स्वराज। इफ यू आर रीडिंग द न्यूज़पेपर तो आप देखेंगे दिल्ली स्वराज मांगता है, ये केजरीवाल सरकार की डिमांड रहती है। ठीक है, तो उस समय स्वराज का बेसिक अंडरस्टैंडिंग यहां से हम डेवलप कर सकते हैं, टोटल कंट्रोल ऑफ द गवर्नमेंट। हमें बजट बनाने का भी और पुलिस का भी
हमारे पास फाइनेंस का भी नियंत्रण हो, पूरा का पूरा नियंत्रण हो, जैसे कि अदर स्टेट गवर्नमेंट उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बंगाल या अदर स्टेट चला रही है। तो ये यूटी गवर्नमेंट का सिस्टम है और यूटी पे फॉर्मेट ये काम करता है। सिविल सर्विसेज के एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा गया था। सिविल सर्विसेज में ये बात हुई थी कि अगर 1935 का कानून ना होता तो भारत का शासन कैसे होता। अगर 1935 का कानून ना होता तो आज भारत में राज्य नहीं, केवल दिल्ली जैसे प्रोविंशियल स्टेट्स बने होते, या जो कहें यूनियन टेरिटरीज होते हैं। उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बंगाल सब जैसे जो है इस स्ट्रक्चर पे काम करते, जहां केंद्र सरकार तो होती लेकिन राज्य सरकारों के पास आधा नियंत्रण होता, जैसा ये है। बट टाइम हैज चेंजेस, चेंज हुआ, डिमांड बढ़ती गई। 1928 हमने इस कानून का विरोध किया। 1919 में इस कानून के साथ साथ और विरोध हुए थे, जिसमें आप एंटी रॉलेट सत्याग्रह पढ़ते हैं। 1920 से स्टार्ट हुआ आपका नॉन कॉपरेशन मूवमेंट देखते हैं। गांधी जी ने इस प्रोजेक्ट को पूरी तरह से रिजेक्ट कर दिया, मानने से ही मना कर दिया कि ये कोई तरीका नहीं होता कि सरकार हमारे पास है लेकिन नियंत्रण आपके हाथ में हो। सो इसके विरोध चलते हुए ब्रिटिश सरकार ने इस कानून के तहत ये कहा था कि आने वाले 10 साल में हम एक विधि आयोग का निर्माण करेंगे, एक लॉ कमीशन बनाएंगे जो देखेगा कि क्या ये मॉडल, क्या ये तरीका भारत में सफल है, और अगर नहीं है तो फिर वो कमीशन नई व्यवस्थाओं का निर्माण करेगा। 1928 में भारत पहुंचा। 3 फरवरी 1928 में सर जॉन साइमन की अध्यक्षता में एक विधि आयोग, एक स्टैट्यूटरी कमीशन, जिसे हम साइमन कमीशन के नाम से भी जानते हैं। यह साइमन कमीशन भारत के लिए नए कानून का निर्माण कर रहा था। इस बात की जांच के लिए आया था कि क्या ये मॉडल, क्या ये फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, ये सिस्टम भारत के लिए सक्सेसफुल रहेगा। बट चल रहे विरोध के देखते ये संभव नहीं दिखता। 1922 के दौरान गांधी ने यह कहा था कि अगर आप भारत के लिए नया मॉडल बना रहे हैं तो उस मॉडल में बनाने में इंडियंस को भी शामिल किया जाए, ताकि हमारी प्रतिभागिता, हमारा रिप्रेजेंटेशन, हमारी डिमांड्स को भी सुना जाए। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। 1928 में जो सर जॉन साइमन का कमीशन आया, इट वॉज कंप्लीटली फिल्ड विद द ब्रिटिश पीपल। इसमें कोई इंडियंस भी शामिल नहीं था। हैंसफोर्थ इट वॉज टोटली रिजेक्टेड, इट वॉज टोटली प्रोटेस्टेड एंड अनवेलकम्ड बाय द इंडियंस। और इसके साथ साथ उसका विरोध प्रदर्शन हुआ। साइमन गो बैक का नारे का साथ विरोध किया गया। अब साइमन गो बैक का विरोध हुआ तो 1929 में भारत के आंदोलन की व्यवस्थाएं भी तैयार हुई। गांधी जी का सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट की तैयारी हो रही थी। 1929 में सेशन हुए कांग्रेस के और 26 जनवरी 1930 को पूर्ण स्वराज की मांग हो गई। इट वॉज अ डिजास्टर फॉर द ब्रिटिश गवर्नमेंट। पूर्ण स्वराज वॉज डिमांडेड। 26 जनवरी 1930 को पूर्ण स्वराज, कंप्लीट इंडिपेंडेंस सेलिब्रेट किया गया अंडर द लीडरशिप ऑफ पंडित जवाहरलाल नेहरू। उन्होंने एक ड्राफ्ट लिखा, उसे रीड किया, प्लेज ली। ठीक है, तो उस लिहाज से अब अभी तक हम क्या मांग रहे थे? अभी तक हमारी डिमांड थी कि हमें स्वराज चाहिए, हमें अपना स्टेट गवर्नमेंट चाहिए, हम अपनी राज्य की सरकार चलाना चाहते हैं। लेकिन नहीं सुनी तो हमने कहा हमें राज्य नहीं, केंद्र भी चाहिए, पूरा चाहिए। अब हम राज्य सरकार नहीं, केंद्र भी चाहते हैं। भारतीयों का पूरे भारत पे नियंत्रण, केवल राज्य पे नहीं, भारत सरकार पे भी। ब्रिटिश सरकार इस बात से घबरा गई कि अब तक तो राज्य की बात हो रही थी, अब ये केंद्र की मांग करने लग गए। तो ब्रिटिश सरकार प्लान्ड कि इनकी डिमांड को अंडरस्टैंड किया जाए। 1930 में राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस, गोल मेज सम्मेलन हुआ, जहां 1928 में साइमन कमीशन की रिपोर्ट पर चर्चा शुरू हुई। पहला फेल हुआ, सेकंड फेल हुआ और तीसरे में ये सब फाइनल हो गया। ये पहले दूसरे क्यों फेल हुए, इसकी चर्चा ऐतिहासिक या हिस्ट्री क्लासेस में की जाएगी। लेकिन हम यहां देखते हैं कि पूर्ण स्वराज की डिमांड के बाद ब्रिटिश सरकार को जब ये दिखाई दिया कि भारतीय लोग पूरी डिमांड के साथ आगे बढ़ रहे हैं, तो उन्होंने, ब्रिटिश सरकार ने भारतीयों की बात मान ली। उन्होंने 2 गवर्नमेंट में भी जो प्रोविंशियल गवर्नमेंट था उसका आधा हिस्सा दिया था, अब वो पूरा हिस्सा देने को तैयार हुए। इंडियन गवर्नमेंट एक्ट के तहत हमें प्रोविंशियल गवर्नमेंट ऑटोनॉमस मिला, जिसे कहते हैं प्रोविंशियल ऑटोनॉमी। ब्रिटिश सरकार इस बात के लिए तैयार हुई, यहां सेंट्रल गवर्नमेंट है और ये प्रोविंशियल गवर्नमेंट। ब्रिटिश सरकार इस बात के लिए तैयार हुई कि प्रोविंशियल गवर्नमेंट और ये प्रोविंशियल गवर्नमेंट पूरी तरह से इंडियंस के हाथ में होगी। अब सरकार, जैसे आज हमारे मॉडर्न स्टेट की बात करें तो जिस तरह से आज हमारे पास स्टेट है, राज्य है, वो इस रूप में काम करते हैं। ये कैसा स्ट्रक्चर है? जैसे आज यूनियन टेरिटरीज है, तो ये वाला फॉर्मेट है।
सेंटर में बल्कि ब्रिटिश सरकार ने भारतीयों के साथ साझेदारी करी। इसमें आधा वर्क इंडियंस के साथ होगा और आधा वर्क ब्रिटिश साथ मिलकर करेंगे। तो इस कानून में क्या डिटेल्स है वो थोड़ा बड़ा कॉन्सेप्ट हो जाएगा, वो यूपीएससी लेवल का क्लासेस होगा। हमारे जो दिल्ली पुलिस और वनडे क्लासेस है हम इस कॉन्सेप्ट में अंडरस्टैंड करेंगे। तो यहाँ प्रोविंशियल गवर्नमेंट हुई लेकिन अधूरी थी, लेकिन अब पूरी तरह से भारतीयों को सौंप दी गई और 1935 का अधिनियम बन गया। सो यहाँ अंडरस्टैंडिंग इस बात से है कि ब्रिटिश सरकार द्वारा भारत में 3 तरह के बड़े कानून या संवैधानिक रूप दिए गए या 3 फॉर्मेट के गवर्नमेंट दिए गए। जब भी हम 3 तरह के गवर्नमेंट की बात करते हैं तो 3 सरकार का सरकार आता है। भारत सरकार 1858 का अधिनियम, 1919 का भारत सरकार अधिनियम और 1935 का अधिनियम। यही वो कानून है जिसने अंत में इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, भारतीय संविधान का निर्माण किया। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, भारतीय संविधान। भारत का संविधान इसी कानून के तहत बना है। तो हमारे संविधान के तहत आज हमारे पास वही है, स्टेट गवर्नमेंट। आज की सरकार को प्रोविंशियल गवर्नमेंट क्यों नहीं कहते, ये बात आप जरा पढ़िएगा और अगर आपको मालूम है तो प्लीज कमेंट में लिख दीजिएगा ताकि हम भी देखें कि हम आपके किस स्टेटस के स्टैंडर्ड को समझ पा रहे हैं, आप हमारी बात समझ पा रहे हैं कि नहीं। सो प्रोविंशियल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट में क्या डिफरेंस है, इस बात को अंडरस्टैंड कर लीजिएगा। कमेंट बॉक्स में डिफाइन करें कि ये क्या चीज है, इन दोनों में क्या अंतर है, स्टेट क्या होता है, लीगली टर्म्स क्या है, वो हम चर्चा करेंगे कॉन्स्टिट्यूशन को लेकर। सो आज का संविधान जो है इस भारतीय संविधान पर स्थापित है। तो ये वो डेवलपमेंट है जो पहला कॉन्स्टिट्यूशनल स्ट्रक्चर, ये बेसिक स्ट्रक्चर था, उसे और मॉडिफाई किया गया। एक गवर्नमेंट थी, एक गवर्नमेंट के 2 टुकड़े हुए, दूसरे टुकड़े के 2 भाग कर दिए गए। फिर दोबारा आया 2 गवर्नमेंट है जिसमें स्टेट गवर्नमेंट बन गई और सेंट्रल गवर्नमेंट में इंडियंस को अधिकार मिला। फाइनली जब कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया आया तो ब्रिटिश यहां से पूरी तरह चले गई, केंद्र सरकार और राज्य सरकार पूरी तरह से भारत के हाथों में आई। सो नाउ इट इज फॉर आवर अंडरस्टैंडिंग वेरी इंपॉर्टेंट कि किस तरह से भारत का संविधान का निर्माण हुआ। अगली क्लास में हम पूरी तरह से इसे पूरा पढ़ेंगे कि भारत के संविधान का निर्माण कैसे किया गया, कौन कौन लोग इसमें शामिल थे, क्या चर्चा हुई, क्या इंपॉर्टेंस हुई, कौन कौन सी कमिटीज थी, कितनी महिलाएं शामिल थी। हाँ, मैं ये मानता हूं मैं बहुत तेज बोलता हूं, ये मेरा लेक्चर स्टाइल है या व्यू आप अंडरस्टैंड करें, लेकिन अगर आप मेरे साथ लगातार क्लास कंटिन्यू करते रहेंगे तो आपको मेरी जबान भी समझ में आ जाएगी और कॉन्सेप्ट भी समझ में आ जाएगा। आई बिलीव आपको ये बातें समझ में आ रही होंगी। ठीक है, तो आप इसे देख सकते हैं प्रॉपर्ली, कॉन्सेप्ट को हम बात करेंगे तो ये तेजी से आगे बढ़ेंगे और इनको बात सुनेंगे। मुझे उम्मीद है अब आपको केजरीवाल सरकार का कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा। 2 साल पहले जो केजरीवाल जी बात कर रहे थे कि दिल्ली को स्वराज चाहिए या स्वराज की मांग चल रही थी, तो वो क्या चाहते थे, दिल्ली में चारों कंट्रोल, यानी कि एडमिनिस्ट्रेशन के साथ पुलिस भी हो, बजट के साथ फिनांस भी हो, लेकिन अभी उनके पास केवल इसलिए इतना ही है। बट दिस इज द वे यू शुड अंडरस्टैंड। क्लासेस को अंडरस्टैंड करने के लिए आपको जरूरी होगा अखबार पढ़ते रहें। समय है, अच्छी तरह से तैयारी कर रहे हैं तो एनसीईआरटी बुक भी पढ़ लीजिए ताकि कॉन्सेप्ट क्लियर हो। और अगर आप नियर बाय एग्जाम दे रहे हैं तो ये क्लासेस सफिशिएंट है आपके एग्जाम के लिए। ठीक है, जब तक हम अगले 1-1.5 महीने में अपना कोर्स पूरा कर चुके होंगे। ठीक है, आज हमारा ये 3रा वीडियो है और अगली क्लासेस मुश्किल से मैं बिलीव करता हूं 15-20 लेक्चर में हमारा वनडे लेवल का क्लास कवर हो जाएगा। मैं इतना कॉन्सेप्ट तैयार कर दूंगा कि आपका पेपर तैयार हो जाए। विश्वास रखिए। अगली क्लास में मिलते हैं अगले लेक्चर के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।